कोई पूछे आपसे तो क्या है ज्योति रात्रे? ज्योति रात्रे एक जिद्दी जुनूनी महिला है। और कब क्या उसके मन में आ जाता है ये उसको खुद नहीं पता है। फिर धीरे धीरे कैसे आपने बिल्ड किया लास्ट 5 इयर्स में अपने आप को? कितनी थी आपकी एज जब आपने एवरेस्ट के बारे का सपना पहली बार देखा, और कैसे ये सीढ़ियों से आप चढ़ती गई? एवरेस्ट के बारे में हमें बताइए कि एवरेस्ट बेस कैंप की क्या हाइट होती है, उसके बाद क्या क्या स्टेजेस होती है जब चोटी तक पहुंचते हैं? कि मुझे माउंटेनियरिंग करना है और उसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी है, तो मुझे कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली। तो ये डेथ जोन क्या होता है, कितने हाइट के ऊपर, और इसमें क्या एग्जैक्टली होता है शरीर को? क्योंकि एवरेस्ट पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं या जितनी भी डेथ हुई हैं, अधिकतर डेथ लौटते टाइम होती है, क्योंकि तब तक आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। 18 साल की उम्र में शादी, 28 साल में एक सफल बिजनेस खड़ा किया, और 54 इयर्स की एज में एवरेस्ट ही फतेह कर लिया। आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर हर हेल्थ टॉक्स के इस एपिसोड में लाई हूँ एक यूनिक शख्सियत जो सिर्फ मेरे खुद के लिए नहीं, सारी महिलाओं और शायद हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ज्योति रात्रे जी। ज्योति मैम, वेलकम। आपसे पॉडकास्ट करने का इसलिए सोचा कि 40s और 50s का जो डेकेड होता है एक महिला की लाइफ में, जब हम यंग होते हैं तो सबका ध्यान हमारी तरफ होता है, हम बहुत मसरूफ़ रहते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने में। और भारतीय समाज में 60s में एक वापस से नया ओहदा मिल जाता है, आप सास रहते हो, ग्रैंड मदर बन चुके रहते हो, तो वापस से ध्यान आता है। परंतु 40s और 50s जो हैं वो फॉरगॉटन डिकेड्स हैं। हम खुद भी अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, और जनरली एक वॉइड आ जाता है जीवन में। बहुत सारी फिजिकल मेंटल एलिमेंट्स इस समय घेर लेते हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि आपने और कुछ नहीं तो यही सोच लिया कि माउंट एवरेस्ट ही मुझे फतेह करना है? आ, आप सही बोल रहे हैं कि जो 40 से 50 के बीच की उम्र है वो अकेलापन तो आपको दे ही देती है, क्योंकि सारी चीज़ों से आप फारिग होने वाले रहते हैं या हो चुके रहते हैं। वही कुछ मेरे साथ भी था। कभी मैं ऐसे पहाड़ों के पास गई नहीं थी। बचपन से पहाड़ों को देखने का एक सपना सा था। और मेरी जो बेटी है वो वॉल क्लाइंबिंग करती थी, पर तब कभी मैंने नहीं सोचा कि ये मुझे भी करके देखना है, या मैं हमेशा उसको लेके जाती थी, पर तब कभी मैं अट्रैक्ट हुई नहीं। लेकिन जब वो चली गई और एक बार मैंने बोला कि जब ये वॉल क्लाइंबिंग कर रही हैं, तो मैंने कहा, मेरी बेटी को घर पे निक्की बोलते हैं, कि निक्की यार तुम एक बार एवरेस्ट होके आना। मेरे हस्बैंड के मुंह से निकल गया कि वो क्यों जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें थोड़ी क्लिक होती चली गई कि यार हाँ, वाकई में वो क्यों जाएगी, मेरा सपना है, मुझे ही करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई मुझे मौका नहीं मिला, ना मैं कभी इस चीज़ को सोच सकती थी। तो 2017 में वही जो आप कह रहे हैं अकेलापन और सब कुछ, वो सब कुछ था। और तभी रोटरी क्लब के एक्सचेंज के कुछ बच्चे हमारे यहाँ आए हुए थे, मेरी सिस्टर के यहाँ। तो उन लोगों का मनाली जाने का, एक ट्रैक पे जाने का था, क्योंकि मेरे मन में पहाड़ों को देखने का मन में था। तो मैंने 2017 में पहली बार मैं बिना पति के कहीं पर निकली थी घर से। तो मैं अपनी सिस्टर और उसके हस्बैंड के साथ में 2017 में मनाली के एक छोटे से ट्रैक पे गई। सूरताल ट्रैक था और बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं थी, 3800 मीटर पे था। और उस समय मैं एक आम महिला की तरह थी, ना कोई फ़िटनेस थी, और मेरी मतलब मैं बहुत थोड़ा सा चलती थी और मेरी सांस फूल जाती थी। तो मेरी सिस्टर ने बोला भी कि ठीक है, तेरे से जहाँ तक चलते बने चलना, नहीं तो तेरे को वापस भेज देंगे। मैं ठीक है। तो ये सब सोच के मैं चली गई, लेकिन मैंने वो ट्रैक सक्सेसफुली किया। और जब पहली बार मैंने पहाड़ों को देखा, तो जो वो पहली नज़र वाला प्यार होता है वो मुझे हो गया। और जब मैं वहाँ से लौटी, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छे से लौटी, मुझे पल्मोनरी एडिमा हो गया। और जब पल्मोनरी एडिमा हो गया और यहाँ आकर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा हुआ बच के आ गई हैं, और आज के बाद आपको पहाड़ों पे नहीं जाना है। ये ये एक और मेरे लिए पहाड़ों पे जाने के लिए रास्ता खुला कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कि आप वहाँ नहीं जा सकती। मैं एक बार तो ज़रूर फिर से ट्राई करूँगी कि क्या फिर से ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा होगा तो नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने अपनी थोड़ी सी फ़िज़िकल फ़िटनेस बढ़ाई
और 2018 में मैंने जो हमारे इंडिया का सबसे टफ ट्रैक कहलाता है, टफेस्ट ट्रैक में एक है पिन पार्वती ट्रैक, जो 100 किलोमीटर लंबा है और करीब 5300 मीटर हाइट भी है और काफ़ी टफ है और बहुत सारी कंपनी उसको करवाती नहीं है। मैंने इंटरनेट से एक कंपनी ढूंढी और उसको कांटेक्ट किया और हम लोग गए। तो तब मेरे हस्बैंड मेरे साथ में गए थे कि कुछ भी सोच तो लिया है मैंने तो जब मैं पिन पार्वती ट्रैक गई और वो मेरा हो गया, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अब मैं शायद माउंटेनियरिंग कर सकती हूँ। एक चीज़, 2 चीज़ें निकल के आई। पहला तो ये है कि एज़ फीमेल्स जितनी महिलाएँ हैं, ख़ास तौर पे भारतीय महिलाएँ, वो अपने सपने शायद हमेशा अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहती हैं। कभी हमारे समाज में हम अपना, हमारा ये मेरा खुद का एम्बिशन है और ये मैं करना चाहती हूँ, ये हमने कभी सीखा ही नहीं है। आपने भी यही सोचा कि अपनी बेटी से ही बोला कि आप क्यों नहीं करती हो? और एक क्वेश्चन ने आपके अंदर वो स्पार्क डाल दिया कि अच्छा वो क्यों करेगी, आपका सपना है तो आपको ही पूरा करना है। और दूसरा ये कि जीवन में हमें 90% तो लोग मिलते हैं जो एनकरेज करते हैं, पर एक आध बार कोई ऐसी बात बोल जाता है कि जो आपको बिल्कुल इग्नाइट कर देती है, आग लगा देती है आपके तन बदन में। शायद वो डॉक्टर को आपको थैंक्स बोलना चाहिए कि उसने ये बोल दिया कि आपको कभी पहाड़ों पे जाना नहीं चाहिए। तो तीसरी बात मुझे ये लगती है कि जब हम कोई बहुत बड़ा एम बना लेते हैं, तो पहले तो किसी को बताने की हिम्मत ही नहीं होती कि ये लोग क्या सोचेंगे कि ये इनकी तो फिटनेस यहाँ है और ये कहाँ के सपने देख रही हैं। तो फिर धीरे धीरे कैसे आपने बिल्ड किया लास्ट 5 इयर्स में अपने आप को? कितनी थी आपकी एज जब आपने एवरेस्ट के बारे का सपना पहली बार देखा, और कैसे ये सीढ़ियों से आप चढ़ती गई? मैंने जो सपना देखा वो 49 की एज में देखा। पर जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की तो ऐसा नहीं कि मैंने अगर एवरेस्ट सोच लिया तो सब चीज़ें हवा में हो गई, ऐसा नहीं था। मैंने हर चीज़ की तैयारी की। तो सबसे पहले मैंने अपना एक डीएनए टेस्ट करवाया, फ़िटनेस डीएनए टेस्ट करवाया, क्योंकि एवरेस्ट सोच लेना और मेरी फ़िटनेस ज़ीरो। और अगर मैं फ़िटनेस करती भी हूँ इस उम्र में, तो जैसे डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई पल्मोनरी एडिमा हो गया, अब आप नहीं जा सकते हैं। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बॉडी कैसी है। तो मुझे किसी ने बताया कि इस टाइप का एक टेस्ट होता है जिससे आप आपका बॉडी टाइप पता कर सकते हैं। तो मेरी सारी चीज़ें बहुत एक्सीलेंट आई उस टेस्ट में। मतलब कि मेरी जो पकड़ है वो कैसी है, मेरे टेंडेंस कैसे हैं, मेरे लिगामेंट्स कैसे हैं, मेरे जॉइंट्स कैसे हैं, हार्ट कैसा है, मेरा लंग्स कैसे हैं, सारी चीज़ एक्सीलेंट आई और मेरे लंग्स आए पुअर। और जबकि आपको पहाड़ चढ़ने के लिए लंग्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पर जब मैंने डॉक्टर से सलाह की तो डॉक्टर का कहना था कि अगर आपका हार्ट एक्सीलेंट है और सारी चीज़ें एक्सीलेंट हैं तो लंग्स को तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले मैंने लंग्स पे ही काम शुरू किया और ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफ़ी की मैंने। तो 2-3 जगह से मैंने पता किया कि कौन कौन सी ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं जो हम कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे काम शुरू किया। फिर मैंने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए काम शुरू किया। मुझे दौड़ना नहीं आता था क्योंकि मेरे लंग्स कमज़ोर थे, तो मुझे सांस जल्दी फूलती थी। मैंने बहुत धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। 2 मिनट से शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाया 20 मिनट, 25 मिनट। जिस दिन मैं 20 से 25 मिनट दौड़ लेती थी, बड़ी खुश हो जाती थी। तब मैंने दूरी पे काम नहीं किया था, सिर्फ ये था कि लगातार कितनी देर दौड़ा जा सकता है। धीरे धीरे करके मैंने अपना एंडोरेंस इस तरह से बढ़ाया। और जब मैंने पता किया कि मुझे माउंटेनियरिंग करना है और उसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी है, तो मुझे कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली। और जब मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली तो मेरे पास एक बहुत अच्छा बहाना था कि मैं एवरेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। लेकिन मैंने ऐसा कोई बहाना नहीं किया और इंटरनेट से लोगों के ब्लॉग्स वगैरह पढ़े, लोगों का देखा कि किस किस चीज़ों की वजह से वहाँ पर कठिनाइयाँ आती हैं। तो उन सब चीज़ों को कैसे दूर किया जाएगा, तो खुद से ही सारा कुछ करके और ट्रेनिंग शुरू की और बहुत सारे माउंटेनियर लोगों से भी बात की। तो उन लोगों का भी यही कहना था कि आपको सब कुछ छोड़ के 2 साल के लिए 5 से 6 घंटे की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो ही आप एवरेस्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मेरी ज़िद थी कि मैं बिना कुछ छोड़े ही एवरेस्ट होकर आऊँगी और वो मैंने कर दिखाया। इसी पर, यहीं पर आपको रोक के पूछना चाहूँगी, आप एक क्लाइंबिंग तो आपका पैशन है, पिछले 5 साल से आप लगातार इस पे लगी हुई हैं,
बट कम लोगों को पता होगा कि आप एक बहुत अच्छा बिज़नेस भी चलाती हैं। तो वो एग्ज़ैक्टली क्या बिज़नेस है, कितनी एज में शुरू किया, उसमें क्या-क्या कठिनाइयाँ आई और उसको मैनेज करते हुए कैसे क्लाइंबिंग करी? हाँ, मैंने 28 साल की उम्र में अपना बिज़नेस शुरू किया और बहुत छोटे स्तर से ही मैंने माउंट एवरेस्ट के लिए तैयारियां बहुत छोटे स्तर से शुरू की। मैंने अपना बिज़नेस भी उसी तरह बहुत छोटे स्तर से शुरू किया था। मात्र मेरे 1500 रुपए की सेविंग से मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया और बिज़नेस जब शुरू किया तो स्कूल यूनिफ़ॉर्म का बिज़नेस शुरू करने का कारण ये था क्योंकि मैं एक घरेलू महिला थी और मैं चाहती थी कि मेरा घर भी डिस्टर्ब ना हो। तो स्कूल यूनिफ़ॉर्म का बिज़नेस ऐसा था कि 2-3 महीने करेंगे और बाकी तो आप घर पे रह सकते हैं। तो जब शुरुआत मैंने की तो मैंने हर स्कूल गई मैं, मतलब भोपाल का ऐसे कोई गली मोहल्ला नहीं होगा जिस स्कूल में मैं नहीं गई होगी। हर स्कूल में मैं काम मांगने के लिए गई और पहले साल ही मुझे 2 स्कूलों ने बड़े विश्वास के साथ में एडवांस दिया और उस एडवांस के साथ मैंने काम शुरू किया। और जब काम शुरू किया तो जितना ऑर्डर था उसका लगभग आधा मैंने खुद सिलाई करके और कटिंग करके किया, बाकी आधा मैंने बाहर करवाया क्योंकि शुरुआत थी तो डर ये था कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। अगर खुद की मेहनत है तो कोई नुकसान का उतना चांस नहीं था। तो इस तरह मेरा धीरे धीरे बिज़नेस चालू हुआ और अभी मेरी 2 शॉप हैं और मेरा अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। कितना टर्नओवर है अब आप इस समय आपका? इस समय मेरा 3 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है और एवरेस्ट भी मैं इसी वजह से जा पाई क्योंकि मैं स्वावलंबी थी। अपना खुद का बिज़नेस था, खुद के पैसे थे, इस वजह से एवरेस्ट भी मेरा हुआ। पर जब हमने इतना बड़ा एम लिया हुआ है और साथ में बिजनेस भी ऐसा नहीं होता, रोज आपको उसमें इनपुट डालना पड़ता है और यूनिफॉर्म्स के क्षेत्र में मैं समझ सकती हूँ कितनी कंपटीशन रहती होगी कि अगर आप थोड़ा भी चूके तो कोई दूसरा है जो आपकी जगह ले सकता है। तो बिजनेस को साथ में, घर को और क्लाइंबिंग को कैसे मैनेज किया? बिज़नेस तो मेरा शुरू से ही मैनेज्ड ही था और जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं वो इतने डेडिकेटेड हैं कि मेरी अनुपस्थिति में भी वह मेरे मेरे तरह ही काम कर कर लेते लेते हैं। हैं। और अब क्योंकि इतने साल हो गए हैं तो सब लोग सब चीज़ें सीख गए हैं। हाँ। और जब मैं माउंटेन्स पे होती हूँ तो कुछ 10 से 12 दिन ही ऐसे होते हैं जब मैं नेटवर्क पे हाँ। नहीं होती हूँ। बाकी टाइम मैं नेटवर्क पे रहती हूँ तो बिज़नेस में वहीं से संभाल लेती हूँ, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है मिसमैनेज। और जो बिज़नेस है वो स्कूल यूनिफ़ॉर्म का है और अभी तक मैंने जिस तरह का काम किया है, जो मैं सर्विस देती हूँ, ये मैं बड़ाई नहीं करूँगी पर टच वुड अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जहाँ से मुझे ऑर्डर मिला हुआ है वो काम मेरा छूट गया छूट हो। गया। तो कई सारे जो सारे मेरे काम हैं वो 20 साल 15 साल पुराने पुराने हैं हैं। और वो लोग अभी तक मुझसे मुझे काम लगता है करवा इसमें रहे हैं। बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए कि हम लोगों को देखते हैं जो बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे होते हैं, पर उसके पीछे मेरे हिसाब से एक ही चीज़ होती है कि सिस्टम, चाहे जी, आपने अपने घर का सिस्टम बनाया हो, जी। बिजनेस का बनाया हो। महिलाओं में ये टेंडेंसी रहती है कि हम खुद को तो काम परफेक्टली करते हैं बट हम किसी और को सौंप नहीं पाते। छौंक भी हम सोचते हैं कि हम ही लगाएं, जी। हमारे जैसी छौंक कोई नहीं लगा सकता। बिल्कुल। जबकि अगर हम एक सिस्टम बनाते हैं तो जी, हमें समय मिल जाता है कि हम अपने जी, पैशन को फॉलो कर जी, सकें। जी, जब माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग शुरू करी, जब मैंने इस विषय में पढ़ा तो कुछ लोग ऐसे हैं जो माउंटेनियरिंग जिनका जीवन है, एक रिलीजन की तरह उसको फॉलो जी, करते हैं जी, और बाकी जो लोग जाते हैं इसकी तरफ यंग होते हैं, एथलेटिक होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं कि वो उतना समय दे पाते हैं। तो इन सब एफर्ट्स के पीछे गुरु का होना, एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिलना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आप बिल्कुल नॉन क्लाइंबिंग बैकग्राउंड से हैं, पहाड़ों से भी नहीं हैं, हम सब तो प्लेन्स में रहने वाले प्लेन्स लोग पर हैं, रहना है। एज भी आपकी 50 प्लस है, तो कभी इसके कारण ऐसा लगा कि मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा या लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं? हाँ, ये तो रहा कि लोग तो बहुत हल्के में ले ही रहे थे। हर व्यक्ति हल्के में ले रहा था। कई बार मेरे हस्बैंड बोलते थे कि भई तुमने इतना बड़ा टारगेट लिया वहाँ तक तो ठीक है, पर लोगों को बोलो तो मत कि मैं एवरेस्ट जाऊँगी। तो लोग तो सब हल्के में ले रहे थे लेकिन मैंने कभी इसको हल्के में नहीं लिया। और मैं बचपन से ही मेरी आदत है कि अगर मैंने कोई भी टारगेट ले लिया है तो उसको जब तक वो पूरा नहीं होता मैं उसका पीछा छोड़ती नहीं हूँ। और टच वुड आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो भी मैंने टारगेट लिया हो वो कभी पूरा नहीं हुआ, चाहे मेरे बिज़नेस में भी हो। कई बार मेरे बिज़नेस में इस टाइप का होता है कि जैसे मान लीजिए कोई इवेंट है, रनिंग इवेंट है या कोई और इवेंट है और अचानक से
उसने कहीं भी ऑर्डर दिया और वो उसका ऑर्डर पूरा नहीं हुआ है, हाँ। और वो अचानक से मेरे पास आता है और बोलता है कि मुझे 300 टी शर्ट्स 3 दिन में चाहिए हैं, और मैं उसको कभी मना नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ हो जाएगा। तो घर हाँ। में भी सभी लोग या हमारे जो काम करने वाले हैं, मैम कैसा होगा, कपड़ा भी नहीं है, नहीं नहीं वो हो जाएगा, और वो हो जाता है। तो वो एक कॉन्फिडेंस था कि जब मैंने इतने बड़े बड़े टारगेट अपने बिज़नेस के पूरे कर लिए हैं, तो एवरेस्ट अगर मैंने सोचा है तो वो भी मैं पूरा कर लूँगी। कर लूँगी। ये एक विश्वास था अपने आप पर। आज जब आपने एवरेस्ट सक्सेसफुली कर लिया है, पर इसके पीछे की शायद कम लोगों को कहानी पता होगी कि पिछले साल आपने अटेम्प्ट किया था जी। और 8,200 की हाइट तक आप पहुँचे जी। और फिर आपको वापस आना पड़ा। जी। तो उस समय ये जो नेसेयर्स थे, 90% लोगों ने तो एनकरेज ही किया होगा कि आप उस हाइट तक भी पहुँचने वाली जी। भारत की सबसे ज़्यादा उम्रदराज महिला थी। जी। बट ऐसे कुछ और रिएक्शंस आए थे कि हमने तो कहा ही था, होगा नहीं। क्यों इस उम्र में ये सब करना था? नहीं, ऐसे रिएक्शन एकदम सामने से तो नहीं पता चले, पर लोगों ने दिए तो हैं ही। और बहुत जगह से यही था कि इस उम्र में जो आप कर रही हैं, तो देखिए कितने ज़्यादा मुश्किलें हैं एवरेस्ट पे, और नहीं हो पाया। हालांकि मौसम की वजह से हुआ था, तो फिर भी लोगों ने थोड़ा तो करेज किया, लेकिन कुछ लोगों का तो मानना था, बहुत लोग यही रास्ता देख रहे थे कि मेरा ना हो, तो वो लोग बड़े खुश हुए थे। अधिकतर लोगों को लगा होगा कि अब शायद ये इनका द हाँ। एंड है और अब शायद ये कोई दूसरी समिट की तरफ देखेंगी। बट आप फिर से आपने मन बनाया और फिर से इतना महंगा होता है एवरेस्ट जाना, जी। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, फिजिकली, इमोशनली, फैमिली की इसकी जो कॉस्ट होती है। फिर से जब मन बनाया तो कैसा था सफ़र? फिर से मन बनाने का तो कहना चाहिए उसका क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि जब मैं लौट के आई 8,200 करके, तो उस समय मौसम बहुत ख़राब था। पिछले साल बहुत ज़्यादा डेथ हुई, और बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, बहुत लोग परेशान रहे एवरेस्ट से। तो सबने मुझे कह दिया था कि अब पहाड़ों पे नहीं जाना है, और धीरे धीरे करके मैंने मन भी बना लिया कि ठीक है अब कुछ और कर लेंगे, नहीं जाना है, क्योंकि मेरे को फैमिली से इतना सपोर्ट मिला था, और अब फैमिली चाह रही है कि नहीं जाना है तो ठीक है नहीं जाते। तो धीरे धीरे करके मैंने मन बना लिया और अपने आप को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया था कि मैं अब अल्ट्रा रनर बन जाती हूँ, और मैंने उसके लिए प्रयास किया, और मैंने पुणे की SRT अल्ट्रा में 25 किलोमीटर किया। और अचानक से जनवरी में मेरे हस्बैंड एक दिन बोलते हैं तुमको एक चांस और लेना चाहिए एवरेस्ट के लिए। मैंने कहा अब बोल रहे हो आप? जब मुझे मार्च के आखिरी हफ्ते में नेपाल पहुंचना है, और मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, और फिर मुझे मानसिक रूप से तैयार होने में करीब 1 से सवा महीने लगा कि मैं किस चीज़ के लिए ऐसे करूं कि ये होगा तो फिर मैं जाऊंगी। तो मैंने यही कहा कि अगर गवर्नमेंट से मुझे कुछ एड्स मिलती हैं तो मैं एवरेस्ट जाऊंगी, मतलब क्योंकि मैं तो सोच चुकी थी कि अब शायद नहीं जाने को मिलेगा। हालांकि मेरा सपना था, पर कई बार परिवार की भी सुननी होती है। तो जब मैंने और गवर्नमेंट से कोई घर देने तो आता नहीं, फिर मैंने उसके लिए कोशिश शुरू की, और पता चला कि गवर्नमेंट हमको जो है माउंट एवरेस्ट के लिए 8 लाख रुपए एडवांस देती है। उसके लिए काफ़ी प्रयास किए मैंने, 1 महीने के करीब, 1 डेढ़ महीना मैंने कोशिश की, और अंत में मुझे ये मिला कि हाँ आपको दे दिए जाएंगे 8 लाख रुपए। और ये बात है 6 फरवरी की। तो 6 फरवरी को मैंने हाँ कहा कि हाँ अब मैं एवरेस्ट जाऊंगी, और मैंने 1 डेढ़ महीने में फिर से अपने लिए एवरेस्ट की तैयारी की, और फिर मैं 28-29 मार्च को निकल गई थी एवरेस्ट के लिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला मेंटली प्रिपेयर होने के लिए, फिज़िकली प्रिपेयर होने के लिए, पर शायद जो लास्ट 5 इयर्स का जो एक स्टैमिना था मेंटल, और एक जो इनकम्प्लीट ड्रीम होता है वो खींचता है आपको अपनी जी तरफ, जी 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 और उस समय शायद हर चीज़ ऐसे अलाइन हो जाती है, सर का भी सपोर्ट रहा और आप पहुंच गई। जी। अब और जब आपकी वजह से भी एक और हुआ, क्योंकि आपका भी जब नहीं हुआ था, और आपने फिर जब तक पूरा नहीं किया तब तक आप भी बैठे नहीं, तो मुझे लगा कि हाँ, नहीं, अपने सपने के पीछे तो चलना ही बिल्कुल। चाहिए। दर्शकों को बता दूं, मैडम बता रही हैं बार्सिलोना में मैंने पहली बार आयरन मैन अटेम्प्ट किया था,
और वहाँ पर स्विमिंग में टाइम का कट ऑफ नहीं मीट हो पाने के कारण मेरा डीएनएफ हो गया था, डिड नॉट फिनिश हो गया था। बट उसके बाद जब मैं वापस आई, मैं और मैडम हम कॉफ़ी पे मिले और मैंने बाकी किसी को नहीं बताया था, पर मैंने मैडम को बता दिया था कि मैडम मैं इसी साल करूँगी। मुझे मेरे कोच ने मना किया है, मुझे मेरी फैमिली ने मना किया है, मगर मैं किसी को नहीं बताऊँगी और मैं इसी साल कंप्लीट करूँगी। तो उस समय मैं भी मैडम को मिल के समझ गई थी कि इनके मन में अभी किसी को जता नहीं रही हैं, बट जो सपना है वो अभी भी है और वो पूरा होने तक मैडम रुकने नहीं वाली हैं। जी। एवरेस्ट के बारे में हमें बताइए कि एवरेस्ट बेस कैंप की क्या हाइट होती है, उसके बाद क्या-क्या स्टेजेस होती है जब चोटी तक पहुँचते हैं? जब हम पहुंचते हैं नेपाल, हाँ, काठमांडू पहुंचते हैं। काठमांडू में 2 दिन के लिए वो लोग रोकते हैं, क्योंकि आप हाइट। ज़ीरो लेवल से कम आए हाँ, हुए रहते हैं, तो वो करीब 1200 से 1500 मीटर है। तो काठमांडू में 2 दिन रुकते हैं। फिर हमारी अपनी जो तैयारियां हैं, कि जो हमारे गियर्स वगैरह हैं वो चेक होते हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो वहीं से हम लोग परचेज़ करते हैं और उसके बाद लुकला के लिए निकलते हैं। तो काठमांडू से लुकला भी आपको फ़्लाइट से ही जाना हाँ, होता है और लुकला से फिर आपका पैदल सफ़र शुरू होता है बेस कैंप के लिए, जो कि 10 से 12 दिन का होता है। तो अलग-अलग हाइट पे रुकते हुए जाते हैं। हाँ, डेली 5 से 6 घंटे का वॉक रहता है और धीरे-धीरे करके हम 5365 मीटर बेस कैंप पहुंचते हैं। हुँ, बेस कैंप पे 3 से 4 दिन का रेस्ट होता है और उसके बाद वहाँ पर कुंभू आइस फॉल में ट्रेनिंग शुरू होती है और हुँ, करीब 1 हफ्ते की वहाँ ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग के बाद आप ऊपर की चढ़ाई के लिए तैयार रहते हैं। तो जब ऊपर की चढ़ाई शुरू होती है तो एकदम से हम कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 नहीं पहुंचते हैं। हुँ, पहले रोटेशन होते हैं ताकि आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाए। हाइट के तो लिए। हाइट के लिए तो पहले आप कैंप 1 पहुंचते हैं, जो कि हाँ, हाइट है 6100 मीटर के करीब। हाँ, तो कई बार कैंप 1 से ही वापस फिर से बेस कैंप आ जाते हैं। फिर 2 दिन आप रुकते हैं। फिर हाँ, 2 दिन के बाद फिर आप निकलते हैं। तो फिर आप कुंभू आइस फॉल पार करते हैं, कैंप 1 पहुंचते हैं और कैंप 1 से कैंप 2 पहुंचते हैं। कैंप हाँ, 2 में आप एक नाइट रुकते हैं। रुकते हैं। कैंप 2 की क्या हाइट है? कैंप 2 है 6500 ओके, मीटर हाँ, और वहाँ से आप थोड़ा और कैंप 3 तक टच नहीं करते हैं, लेकिन कैंप 3 की तरफ आप थोड़ा सा 100 से 300 मीटर के करीब आप हुँ, पहुँचते हैं। कैंप 2 वापस आते हैं और फिर बेस कैंप आ जाते हैं। ये आपका रोटेशन होता है। तो 2 बार हुँ, रोटेशन करने के बाद में आप बेस कैंप पे ही रुकते हैं। कुछ लोग बेस कैंप से नीचे पहुंचते हैं जहाँ की ग्रीनरी है, ताकि आप और ऑक्सीजन ले पाएँ, क्योंकि आपने हाँ, रोटेशन किया है तो आपका बॉडी का एनर्जी काफ़ी लूज़ हो कम हो जाता गई है। है। तो आपको ऑक्सीजन लेवल भी, क्योंकि बेस कैंप पे कम है, तो फिर हम बेस कैंप पे रुकते हैं और उस एनर्जी को फिर से हमको समिट के लिए इकट्ठा करने के लिए थोड़ा हाइट से नीचे जाते हैं, तो खाना भी अच्छे से खा डाइजेस्ट, पाते हाँ, हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन से रिकवरी भी हो जाती है। और कुछ लोग बेस कैंप पे ही रुक जाते हैं और ये तब तक रुका रहना पड़ता है जब तक कि समिट विंडो ओपन नहीं होती। मतलब एवरेस्ट का मौसम जब तक ठीक नहीं हुँ, होता है, और ये साल में सिर्फ 4 से 5 दिन ही अच्छा, ऐसा होता है जब हम एवरेस्ट पे समिट कर सकते हैं। तो जब वो हुँ, मौसम फेवरेबल होता है तो फिर हम बेस कैंप से चढ़ाई शुरू करते हैं। फिर हम लोग रुकते नहीं हैं, हर कैंप पे एक एक दिन ही रुकते हैं। तो बेस कैंप से शुरू करते हैं। कैंप 1 पे जाके थोड़ा सा कुछ चाय वगैरह हुँ, लिया, या किसी को भूख लगी है तो कुछ थोड़ा खाया और वहाँ से कैंप 2 के लिए निकल जाते हैं। कैंप 2 में रात भर रेस्ट करते हैं। कैंप 2 से कैंप 3 के लिए निकल जाते हैं और फिर कैंप 3 पे भी एक रात रेस्ट करते हैं और कैंप 3 से निकलते हैं तो वो रात में लेट नाइट निकलते हैं। कोई 12 बजे, अपने हाँ, पेस के हिसाब से लोग निकलते हैं। कोई 12 बजे निकलता है, कोई रात को 2 बजे निकलता है, कोई 3 बजे निकलता है। तो कैंप 3 से निकल के सीधे कैंप 4 पहुंचते हैं। कैंप 4 पे अगर हम सुबह 10 बजे पहुँचे हैं, 12 बजे हुँ, पहुँचे हैं, तो कुछ 5-6 घंटे का आराम करके और शाम को सब लोग अपने पेस के हिसाब से समिट के लिए निकल जाते हैं। सुबह-सुबह समिट करते हैं और वापस कैंप 4 कुछ लोग रुकते हैं। अधिकतर लोग कैंप 3 तक पहुँच जाते हैं और कैंप 3 रुकते हैं और फिर धीरे-धीरे करके नीचे पहुँच नीचे जाते उतरते हैं। हैं। तो ये डेथ ज़ोन क्या होता है? कितने हाइट के ऊपर और इसमें क्या एग्ज़ैक्टली होता है शरीर को? 7,600 और 700 से ऊपर को डेथ ज़ोन बोलते हैं। हुँ,
डेथ ज़ोन पे ऑक्सीजन 1/3 हो जाती है, जो कि हमारे प्लेन पे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे 1/3 हो जाती है। हालाँकि सप्लीमेंट ऑक्सीजन के साथ में रहते हैं, लेकिन सप्लीमेंट ऑक्सीजन होने के बाद में भी हमारा शरीर उस हाइट पे एडजस्ट करने। एडजस्ट होने में मुश्किल होता है। और कई बार लोग बाग ऑक्सीजन लगे होने के बाद में भी टेंट में सोए के सोए रह जाते हैं, और इसीलिए उसको डेथ ज़ोन कहते हैं। दूसरा, वहाँ उस हाइट पे आपसे खाना भी नहीं खाया जाता है, तो आपकी एनर्जी वैसे ही लॉस होती रहती है। और हाइट की वजह से अब जब हम इतनी हाइट पे पहुंचते हैं तो जो हवा का दबाव है वो भी काफ़ी कम हो जाता हाँ। है, वो भी शरीर पे काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो इन सब वजह से दूसरा, ठंड बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वहाँ टेम्परेचर हो जाता है -20 से -30 के बीच में। तो इतने ठंड में हाई एल्टीट्यूड पे कम ऑक्सीजन के साथ में शरीर को सरवाइव करना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। इस वजह से उसको डेथ ज़ोन बोलते हैं। तो तो इस डेथ ज़ोन में कितना समय लगभग गुज़ारते हैं क्लाइंबर्स, और आपका कितना अ, समय निकला वहाँ पर? इस डेथ ज़ोन में क्लाइंबर्स जो है वो करीब 2 से 3 दिन निकलते हैं, क्योंकि हुँ। कैंप 4 पहुँचते हैं, कैंप 4 से ऊपर चढ़ाई करते हैं तो 1 रात वो रहती है, कैंप 4 उतरने वाली 1 रात रहती है, तो करीब 2 से 3 दिन क्लाइंबर्स रहते हैं। और मैंने इस डेथ ज़ोन में 7 दिन निकाले हैं, हुँ। क्योंकि जब मैं ऊपर के लिए समिट के लिए निकली थी, और लोथ से कैंप 4 होता है, जो कैंप 4 से थोड़ा नीचे रहता है, 100-150 मीटर नीचे है। वहाँ तक जब हम पहुँचे और पता चला कि अगले 3 दिन मौसम ख़राब होने वाला है, तो हमको वहीं पर रुकना पड़ा, जो कि 7,800 मीटर की हाइट थी। और मैंने वहाँ पर 4 दिन निकाले हैं, और 4 दिन मैंने तूफ़ान में निकाले हैं, और तूफ़ान के साथ में कम ऑक्सीजन, लेकिन सबकी दुआएँ रहीं कि मैं वहाँ सर्वाइव कर पाई, और वहाँ से निकल के मैं समिट कर पाई। समिट पर पहुँच के कैसा लगता है? समिट पे पहुँच के तो सपना पूरा हुआ था, लेकिन थोड़ा मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, थोड़ा भगवान को भी मानती हूँ, मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, तो जो मैंने वहाँ पर फ़ील किया वो शायद कहीं नहीं किया। वहाँ पहुँच के मैं एकदम खाली हो गई थी। खाली का मतलब कि कोई इमोशंस नहीं थे, तो शायद वो एक भगवान से हाँ, मिलने की तरह रहा, या जो भी कुछ हाँ। कहिए। कुछ सेकंड के लिए मेरे पास कोई इमोशन नहीं थे, ना मुझे रोना आ रहा था, ना मैं खुश हो रही थी। कुछ अलग ही मुझे वो अनुभव रहा, और वो कुछ सेकंड के लिए था। फिर मैं जब वापस आई तो सारी चीज़ें याद हाँ, आई मुझे। हाँ। तो तब मुझे ध्यान आया, अरे मुझे फ़ोटो भी खिंचवानी है, अरे ये भी है। फिर ये भी ध्यान आया कि अरे नीचे कोई मेरी रास्ता देख रहा है, तो हाँ। मुझे सही सलामत वापस जाना है। क्योंकि एवरेस्ट पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं या जितनी भी डेथ हुई हैं, अधिकतर डेथ लौटते टाइम होती है, क्योंकि तब तक आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती हुँ। है। कई बार लोगों की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन सब वजह से तो ये सारी चीज़ें फिर मुझे कुछ देर बाद याद आई, पर उस समय तो मैं ब्लैंक। ब्लैंक हो गया था। आपको क्या लगता है, अगर फर्स्ट टाइम में ही समिट हो जाता और फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, वो दिख रही थी समिट, वहाँ से वापस लौटना पड़ा और इस बार हुई, क्या क्या उसका फीलिंग थी? पहली बार भी जब समिट नहीं हुआ तो मैं बहुत मायूस नहीं हुई थी, क्योंकि हाँ। जब पहली बार समिट नहीं हुआ, और उसका कारण 2 थे। एक तो मौसम था, दूसरा मैंने अपने शेरपा को किसी की मदद के लिए भेजा था, किसी की जान बचाने के लिए भेजा था। वो हमारे को-क्लाइंबर थे, हुँ। मलेशिया के थे, और जब उनकी जान बच गई तो मुझे उस समय तो ये एहसास हो गया था कि ये एवरेस्ट पे झंडा फहराने की बराबर ही है, अगर मेरी वजह से किसी एक व्यक्ति की जान जान बची बचा। है। तो बहुत ज़्यादा मैं मायूस नहीं हुई थी, और मैं सैटिस्फाई थी कि ठीक है, हाँ। एवरेस्ट नहीं हो पाया, पर मेरी वजह से किसी एक की जान बच गई है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग रोज़ाना पढ़ते हैं एवरेस्ट पे ट्रैफिक जैम लग रहा है, एवरी पर्सन फॉर देमसेल्फ, ये सबका रहता है। सबको होड़ लगी रहती है कि कैसे भी करके इतनी मेहनत से यहाँ आए हैं तो जी, समिट कर लें। जी, बट आपका एक बिल्कुल अलग एग्ज़ाम्पल है कि आपने अपने शेरपा को किसी और जी। की हेल्प के लिए दे दिया, तो वो क्या पूरा इंसिडेंट था? आ, जब मौसम ख़राब हुआ और हम वापस कैंप 4 आए, तब वहाँ पर कैंप 4 पर इतनी अफ़रा-तफ़री मची हुई थी, एक अलग ही माहौल हो गया था उस दिन का। क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत सारे लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा था। कुछ हमारे को-क्लाइंबर्स थे चाइना के, जिनकी डेथ भी हो गई थी। दूसरी कंपनीज़ के लोगों की भी डेथ हो रही थी, तो उस समय बड़ी अफ़रा-तफ़री मची हुई थी। अचानक से मेरे जो शेरपा थे, गाइड थे, उनको वहाँ दाई बोला जाता, दाई यानी बड़ा हुँ। भाई।
वो आए और उन्होंने बोला कि राजन खो गया है। तो मैंने उनको यही बोला कि दाई आप जाके प्लीज़ उसको ढूँढिए। और मेरे शेरपा जाके उनको रात को 1:30 बजे ढूँढ के लेके आए। और आके उन्होंने बोला कि उसको ले तो आए हैं लेकिन कोई उसको लेके जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है मैम। तो मैंने उनसे कहा कि दाई आप मेरे लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक और शेरपा कोई हो हेल्प के लिए, जो उसको आप मेरे पास छोड़ दीजिए और आप प्लीज़ उसको लेके जाइए। और मैं डेथ जोन में कैंप 4 पर रुक गई। और जब 2 दिन बाद वो छोड़ के आए उसके बाद मैं नीचे उतरी, तब भी मैं डेथ जोन पे रही थी। और जब वो मैं काठमांडू आई और देखा कि वो बच गया है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और वैसे एवरेस्ट पे कोई अपनी ऑक्सीजन और अपना शेरपा कभी नहीं देता है, और वो मैंने दिया जो भी हुआ। तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट ही था। तो ऐसे कोई रिग्रेट नहीं था मेरा कि नहीं हुआ है। नॉर्मली मैं बहुत सारी महिलाओं से मिलती हूँ, तो हम सब महिलाओं में ना एक डर रहता है कि हम बड़े आउट ऑफ प्लेस लगेंगे। मैं खुद की एग्जांपल बताऊँ तो 5 साल पहले वज़न बहुत ज़्यादा था, तो जिम में टी शर्ट पहनने से भी मुझे झिझक होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं एक जिम में गई जहाँ मैंने कुर्ता पहना हुआ था और लोअर पहना हुआ था, तो उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि आपका जिम अटायर प्रॉपर नहीं है, आप वापस जाइए। तो ये ख़ास तौर पे महिलाओं में देखती हूँ कि इतना ज़्यादा हम अपने आप को लेके कॉन्शियस रहते हैं। आज भी जब किसी ट्रायथलॉन में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ बिलॉन्ग नहीं करती। ये लोग कैसे हट्टे-कट्टे लोग हैं, ये कितने एथलेटिक हैं, कितने जी, जी। फ़ास्ट हैं ये, और मैं तो एकदम आउट ऑफ प्लेस हूँ। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये जो क्लाइंबर्स हैं, ये तो कितने सालों से कर रहे हैं, कैसे कीर्तिमान बना रहे हैं, इनकी लिंगो अलग है, इनका सब कुछ अलग है अपन से, और अपन यहाँ कहाँ आ गए? ऐसा लगा कभी? बिल्कुल, बिल्कुल लगा। और जो आप बोल रहे हैं कि जिम में आप गए थे, तो जब पहली बार मैंने जिम जॉइन किया था तो मैं शायद 2-3 महीने तक घर से टी-शर्ट में नहीं निकल पाई थी। मैं उसके ऊपर एक लंबा कुर्ते जैसी जैकेट डाल के घर से निकलती थी, और वहाँ पर जाकर मैं जिम में टी-शर्ट और लोअर में रहती थी, और जब जिम से बाहर निकलती थी फिर से वही पहन के घर आती थी। तो वो तो रहा है मेरे साथ में भी कि मुझे बड़ा अजीब लगता था कि क्या इस ड्रेस में मैं हाँ। ठीक हूँ, नहीं हूँ। तो ये झिझक तो रही है। और क्लाइंबर के साथ में भी देख के लगता है कि यार ये लोग, और वो भी मुझे देख के कहते हैं ये कहाँ आ गई है और ये कैसे करेगी। तो इसका एक छोटा-सा वो भी है, घटना भी है। जब मैं एवरेस्ट की तैयारी कर रही थी तो एवरेस्ट के लिए ये है, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली प्रोफेशनल, तो एवरेस्ट के लिए है कि आपने बेसिक और एडवांस दोनों, माउंटेनियरिंग का हाँ। कोर्स किया हो तो आप एवरेस्ट के लिए एंटाइटल रहते हैं। और अगर आपने ये कोर्स नहीं किया है तो आप एक 6000 मीटर की पीक और एक 7000 मीटर की पीक अगर आप ने की है तो आप एंटाइटल होंगे। तो 7000 मीटर की पीक करने के लिए मैं, हमारे भारत में गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर सतोपंथ है, वहाँ के लिए मैं निकली थी। और वहाँ जब मैं पहुँची तो मैं तो एक आम महिला की तरह दिखी, और जो आए थे वो क्लाइंबर्स बड़े हट्टे-कट्टे और सारे हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा फिट थे, एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस भी थे। तो उसमें से 3 क्लाइंबर ऐसे थे कि जो नहीं चाहते थे कि मैं ये करूं। और उन लोगों की बातचीत जब रात में टेंट में सुनते थे, हमारा टेंट अलग था, उनका अलग था, तो समझ में आ रहा था कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं क्लाइंब करूं। और सतोपंथ में मैं कैंप 2 तक गई, और जब वेदर ख़राब हुआ और मुझे समझ में आया कि मेरे को क्लाइंबर नहीं चाहते हैं कि मैं ऊपर चढ़ूं, तो मुझे ये लगा कि वेदर ख़राब है और ये लोग भी मेरा साथ कोऑपरेट नहीं नहीं करेंगे, देंगे, हाँ। कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो फिर मैंने वहाँ से क्विट किया और मैं वापस आ गई थी। हाँ। बहुत जगह पे ये मैं समझ पा रही हूँ, कई लोग अपने एम के पीछे जुनून के हद तक चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो मानवता भी भूल जाते हैं, दूसरे लोगों से अपने आप को अलग समझने लगते हैं। आपके पूरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि आपने एक बहुत ऊंचा गोल तो चेज़ किया, बट कभी भी अपने अंदर की जो ह्यूमैनिटी थी उसको लूज़ नहीं किया, और जी। कभी भी जो कॉमन सेंस होता है वो कई बार छोड़ देता है हमारा साथ। हुँ, पर आपने हर समय ये समझ लिया कि ये माउंटेन तो है, अगर जान रही तो वापस आ सकते हैं, बिल्कुल। पर जान चली गई तो वापस नहीं आ जी। पाएँगे। तो ये जो विज़डम है, क्या ये ऐज के साथ में आता है, या ये बहुत मैच्योरिटी के कारण है, या ये शायद जीवन इतना हर तरह से देखा हुआ है उसके कारण आया? हाँ, ये मैं मान सकती हूँ, क्योंकि जब मैं कम उम्र के क्लाइंबर्स को देखती हूँ, तो उनमें इस चीज़ की समझ नहीं रहती। वो हुँ, बिल्कुल जुनूनी रहते हैं कि उनको फिर अपनी जान की और इन सब चीज़ों की परवाह नहीं रहती है। और शायद मेरी यह उम्र, मेरे परिवार की ज़िम्मेदारियाँ और ये सारा हुँ, कुछ था, इस वजह से हो सकता है कि ये
चीज़ मेरे मन में आई। और वैसे भी जब आप कोई भी चीज़ करते हैं, तो जब मैंने माउंटेनियरिंग शुरू किया था तो कई जगह ये कोटेशन लिखा हुआ मिलता है कि अगर आपकी जान रहेगी तो पर्वत कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ। तो आपको जब भी पर्वतारोहण करना है तो अपनी जान को सुरक्षित रख के ही करना चाहिए। ये हर जगह बोला जाता है लेकिन लोग मानते नहीं हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो लोग पैसा बहुत लगाते हैं, माउंटेनियरिंग बहुत महंगी फील्ड है, तो उनको लगता है कि हमारे को ये बड़ी चांस फिर मुश्किल से से नहीं मिला है मिलेगा। चांस, हाँ। तो हम इसको पूरा कर लें, और वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। हमारा जो सफ़र होता है बहुत एक इम्पॉसिबल ड्रीम की तरफ, उसमें अधिकतर लोग न्यूट्रल रहते हैं, मतलब वो वर्ड सुन के एनकरेज करते हैं। कुछ लोग रहते हैं हमारे फैमिली के, हमारे पार्टनर्स, हमारे फ्रेंड्स, जो कि ऑल आउट जाते हैं हमारी मदद करने के लिए। पर कुछ बहुत कम लोग रहते हैं, बट कुछ ऐसे रहते हैं जो नहीं चाहते कि हम ये करें, और हम उनका कभी ज़िक्र नहीं करते, क्योंकि डेफ़िनेटली हम क्यों बताएँ उनके बारे में? जी, बट वो हमारा सबसे बड़ा फ़ोर्स रहते हैं। जी, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो 2-3 ऐसे लोग थे जिनके कारण मैं आयरन मैन कर पाई, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि आपको देख के नहीं लगता कि आप ये कर पाएँगी। या जी। उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स कर दिए या कुछ ऐसे काम किए कि मैं नहीं कर पाऊँ। तो उनके बारे में आज बताइए, और बेझिझक होके बताइए। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं, फैमिली से तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं रहा कि नहीं करना है। तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि जब आप अपने आप को प्रूव कर देते हैं तो कोई नहीं नहीं कह पाता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि सतोपंथ में जो क्लाइंबर्स थे उन लोगों का ऐसा था, और कई बार बीच में उन लोगों के मैसेज भी आते हैं। हाँ। इवन अभी एवरेस्ट के टाइम पर ही मुझे जो एक क्लाइंबर था, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो उसने मुझे बहुत ही गलत टाइप का मैसेज किया था। बोले, मैम आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा कि एवरेस्ट जा रही हूँ। तो अरे आप झूठ मत बोलना, नहीं तो मैंने जो है अपनी माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग में मछली फंसाने वाली जो गठान है वो बनाना सीखा है, और मैं ऊपर जाकर आपको गिरा दूँगा। इस टाइप का उसने मुझे कमेंट लिख के भेजा। उस समय मैंने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं एवरेस्ट होके आई तो मैंने कहा, भाई तुम रास्ते में मिले नहीं, और मैं तुम्हारी रास्ता देखती रही कि तुम्हारी वो कौन सी वाली गठान थी जिसे तुम मुझे गिराने वाले थे लगा के। तो उसका बधाई के रूप में जवाब आया। तो कुछ लोग हैं जो इस टाइप का चाह रहे थे कि ना नहीं। हो। जी, अभी भी कुछ लोगों ने उल्टे सीधे ब्लेम लगा के वो किया हुआ है कि ऐसे किया वैसे किया टाइप का। पर उनको जवाब मिल गया कि नहीं, मैंने ठीक किया है, और जब मेरा सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उनको और एक जवाब मिल जाएगा। कहा जाता है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो एक बार जब आपकी सफलता आ जाती है सबके सामने, तो फिर सबके मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं और सब कहते हैं कि हाँ, उनका था डिटर्मिनेशन, हमने तो पहले ही कहा था कि वो कर हाँ, लेंगी। हाँ। ऐसे ही आज मैंने देखा, मैंने एक कंपनी को अकनकागुआ के लिए अप्रोच किया था, क्योंकि मुझे कहीं से भी कोई मिल नहीं रहा था कि मैं अकनकागुआ जाऊँ तो कैसे जाऊँ। तो वो इंडिया की ही कंपनी है, और उन्होंने मुझे मना कर दिया था। मना ऐसे सीधे नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की थी। बोलते थे ठीक है आप एडवांस दे दीजिए, तब मैं आपको बाकी सारी चीज़ों का डिटेल बताऊंगा। और मेरा ये कहना था कि आप पहले डिटेल मुझे भेजिए, तभी मैं आपको एडवांस दूंगी। तो ये एक तरह से नहीं कहने जैसा ही था। और आज उनकी मेरे व्हाट्सएप पे बधाइयाँ आई हुई हैं, तो लोहा मान लिया आखिर। जी। बहुत सारी महिलाएं आज सुन रही हैं आपको। अपना बिल्कुल शुरुआत का जर्नी बताइए। क्या आपका एम्बिशन था जब आप छोटी थी, और कैसे पूरा होते होते रह गया? कैसे वो टीस आज भी थी और कहीं न कहीं वो आज इतनी बड़ी उपलब्धि में कन्वर्ट हुई? उसके बारे में बताइए। बचपन तो बहुत साधारण सा मेरा बीता, और मेरी अधिकतर छुट्टियां मैं गांव में बिताती थी अपने दादा दादी के पास में। और आज भी मुझे प्रकृति से उतना ही प्रेम है। मुझे नहीं याद है कि मैंने कोई त्यौहार अपनी मम्मी के साथ में मनाया हो। मैंने सारे त्यौहार अपने दादा दादी के साथ गांव में ही किए हैं। तो गांव में रहने से जो स्ट्रांग हुई हूँ मैं, हो सकता है कि वो बचपन हुँ। वहाँ पर बीता, इसलिए मैं बहुत स्ट्रांग रही। और मेरे पापा का भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और वो कहीं ना कहीं मेरा भी सपना हो गया था। और
उसकी भी मैंने तैयारियां, मतलब उस समय तो ना कोई इंटरनेट हुआ करता था, ना बहुत ज़्यादा जानकारी थी, और हम रहते भी एक तहसील प्लेस था उस समय तो, हरदा। तो तब मैं वहाँ रहती थी और वहीं से मैंने 11वीं किया और 10th तक की पढ़ाई मेरी होशंगाबाद में हुई। तो ये सब शहर इतने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे नहीं। जहाँ पर आपको जानकारी मिले। लेकिन तब भी मैंने यही पता किया था कि लोग एमबीबीएस करने में जब पीएमटी देते हैं तो किस चीज़ में फ़ेल होते हैं, तो अधिकतर लोग फिज़िक्स में फ़ेल होते थे। तो मैंने प्लानिंग के हिसाब से 9th, उस समय 11वीं तक की होता था, 12th नहीं था, तो 9th से ही सब्जेक्ट लिए जाते थे। तो 9th में मैंने मैथ्स लिया था क्योंकि मेरा फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग हो, ताकि मैं पीएमटी दे पाऊँ। और फर्स्ट ईयर के बाद में, बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद में पीएमटी हुआ करती थी। बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने बायो लिया कि मुझे पीएमटी देनी है, लेकिन क्योंकि हम लोग गुर्जर हैं, पिछड़ी जाति है और हरदा क्षेत्र के ही हैं, तो उस समय जल्दी शादियां हो जाया करती थी। तो मेरी मम्मी को भी कोई एक अच्छा रिश्ता मिल गया और मेरी मम्मी ने मेरी इंगेजमेंट कर दी। तो हमारे यहाँ 2-3 साल ऐसे इंगेजमेंट उस समय रहा करती थी। तो मेरी फर्स्ट ईयर में ही इंगेजमेंट हो गई, और जो मेरा ससुराल पक्ष था उनका कहना था कि अगर आपको बेटी को डॉक्टर बनाना है तो आप मत करिए, और अगर आप इंगेजमेंट करते हैं तो फिर डॉक्टर नहीं बनेगी। तो उस समय इतना विरोध का वो नहीं था कि आप इतना विरोध कर सकते हैं या कुछ है। तो मैंने भी अपने माता पिता का जो भी निर्णय था वो आत्मसात किया, और मैंने बीएससी फिर बायो से की, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। पर मुझे पति अच्छे मिले, वो सपोर्टिव थे। तो उसके बाद मैंने एमए किया मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से। अब डॉक्टर बनने का जो सपना था, तो ठीक है, मैं एमबीबीएस वाली डॉक्टर नहीं बन पाई, तो मैंने सोचा चलो पीएचडी करके डॉक्टर बना जाए। तो उसके लिए मैंने कोशिश की, पर तब तक हम लोग भोपाल आ चुके थे और भोपाल में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पीएचडी का यहाँ डिपार्टमेंट नहीं था, तो वो नहीं कर पाई। तो इस तरह वो छूट गया था। पर ये था कि कहीं ना कहीं कुछ मुझे करना है, कुछ अलग करना है, तो ये तो मन में शुरू से रहा है। दुनिया का एक चैलेंज है 7 समिट्स चैलेंज, जिसमें कि वो क्या होता है वो, और उसके कितने कंप्लीशन के कितने पास आ गए हैं अब? 7 समिट जो है वो 7 महाद्वीपों की हाईएस्ट पीक को फ़तह करने का है, और मैं 5 कर चुकी हूँ, अब सिर्फ 2 बची हुई है, तो काफ़ी पास में हूँ अभी मैं। इसके बाद क्या? इसके बाद पता नहीं लेकिन कुछ तो होगा। लास्ट में बहुत सारी जो महिलाएं हैं, हमारी एज ग्रुप की कहिए, या जो छोटी लड़कियां हैं जो आपको देख रही हैं, क्या लगता है आपको, आपका जीवन का सार यदि कोई पूछे आपसे, तो क्या है ज्योति रात्रे? ज्योति रात्रे एक जिद्दी जुनूनी महिला है और कब क्या उसके मन में आ जाता है ये उसको खुद नहीं पता है। और वो उसे पूरा कर देती है। हाँ, वो उसको पूरा कर देती है। ग्रेट। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट मुझे पता है कि जब आप एवरेस्ट के लिए जाने वाले थे, तब आपको एक कंडीशन डायग्नोस हुई थी, और जिसके लिए आपकी सर्जरी होना ज़रूरी था, और वो सर्जरी बहुत ही पेनफुल होती है, वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल सर्जरीज, और उसके लिए आपने एनेस्थीसिया नहीं लिया था, और बिना एनेस्थीसिया के आपने वो सर्जरी कराई, क्योंकि अगले ही दिन आपको एवरेस्ट के लिए निकलना था। वो शायद किसी को भी पता नहीं है, तो उसके बारे में बताइए। पिछली बार जब मैं एवरेस्ट गई थी तब की बात है। 1 हफ्ते पहले मुझे कुछ थोड़ा सा पेट में पेन हुआ। हालांकि मुझे क्योंकि इस एज में यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरा यूरिन फ्लो थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन जब भी मैं पहाड़ों पे जाती थी वो ठीक रहता था। तो मैंने कहा ठीक है, अभी इसको कुछ नहीं करना है। तो 1 हफ्ते पहले जब मेरे पेट में थोड़ा दर्द हुआ, मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर का कहना था कि जनरल इन्फेक्शन हुआ है, आप एंटीबायोटिक ले लें। लेकिन 2 दिन पहले मुझे थोड़ा ज़्यादा परेशानी हुई। मैंने मैम को ही कॉल किया। मैडम ने मुझे कहा कि आप तुरंत सोनोग्राफ़ी करवाइए। मैंने कहा कि जिनका आप नाम ले रही हैं सोनोग्राफ़ी का, उनके यहाँ तो बड़ी लंबी क्यू होती है। मैम ने बोला कि नहीं नहीं, आप जाइए, मैं बोल देती हूँ। और तुरंत ही, मतलब बिना हस्बैंड को बताए, मैं 4 बजे सोनोग्राफ़ी करवाने अकेले पहुँच गई। और जब मैं पहुँची और डॉक्टर ने देखा, तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सुनाया कि मैम ये तो क्या है, आप तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और ये तो कैंसरस हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैं कहा आप जो बोलना है बोलिए, मेरा परसों मेरी फ़्लाइट है, मुझे काठमांडू जाना है और एवरेस्ट जाना है। तो मैं डॉक्टर
नंदकिशोर अरविंद जी के पास पहुंची ना, उन्होंने भी, मैंने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा ठीक है 11 बजे आ जाना, एक छोटी सी प्रोसीजर है, कर देंगे। मैं पहुंच गई। जब वो प्रोसीजर करने लग गए तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा आपका फैला हुआ है और ऐसे नहीं हो पाएगा, आप एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ठीक है आप एनेस्थीसिया दे दीजिए। वो कहते नहीं अभी नहीं होगा, आप नाश्ता करके आइए, कल होगा। मैंने उनसे कहा कि नहीं, कल तो मेरी सुबह फ़्लाइट है और मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा कैसे करना? मैं कहा आप कर दीजिए। बस उस समय मुझे एवरेस्ट ही दिख रहा था कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब जब तक एवरेस्ट शायद नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई भी तकलीफ़ आ रही है उसको मैं सोच पाती कि हाँ ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। तो एवरेस्ट ऐसे मैंने दिलो दिमाग पे छाया हुआ था कि मेरे ख्याल से वो पूरा नहीं होता तब तक शायद चैन तो नहीं मिलती मुझे। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे रात्रे जी से। सर मैडम के लाइफ पार्टनर हैं और हर स्टेप पे एक रॉक की तरह सर उनके साथ में खड़े हुए हैं। तो उनसे हम थोड़ा सा पूछेंगे कि जब मैडम एक एक कदम बढ़ा रही थी अपनी सफलता की तरफ, तो जो पीछे रह जाता है उसके ऊपर क्या बीतती है? क्योंकि एवरेस्ट में, बाकी सारे एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में या तो आप कंप्लीट करते हो या तो आप डिड नॉट फिनिश, आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। एवरेस्ट ऐसी जगह है जहाँ पर या तो आप जीवित जाते हो या तो आप जीवित नहीं रह पाते हो। तो इसके बारे में सर से हम बात करेंगे। सर जब मैडम ने सबसे पहले सोचा कि एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो आपको बताया था, क्या रिएक्शन था आपका? हम लोग जब साथ में एक ट्रैक पे गए थे, जो ऐसा मैडम ने भी हाँ। बताया कि पिन पार्वती ट्रैक पे, तो वहाँ जब हम लोगों ने पिन पार्वती कंप्लीट किया और उसके बाद में पास पार करने के बाद में जब कैंप में रुके थे, वहाँ सभी ट्रैकर्स बैठ करके बातचीत कर रहे थे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और नेक्स्ट आपका क्या रहेगा। हाँ। तो मैंने तो कहा कि मेरे लिए तो टफ था और नेक्स्ट ऐसे ही छोटे छोटे और करेंगे ट्रैक। जब इनसे पूछा ज्योति से कि आपका कैसा रहा, तो इन्होंने कहा कि मेरे को तो बहुत मज़ा आया और मैं आगे अब माउंट एवरेस्ट करूँगी। तो सारे लोग हंसे भी और बाकी उस समय तो बात तो उन्होंने सोचा कि शायद इन्होंने ऐसे ही मजाक में कह दिया होगा। मुझे भी लगा कि मजाक में कह दिया होगा, लेकिन उसके बाद से लौट के आने के बाद फिर इन्होंने बताया कि नहीं, मुझे तो अब करना ही है और पहाड़ों पे जाना ही है। तब मैंने कहा माउंट एवरेस्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऐसे ट्रैक अपन करते रहेंगे साथ में, लेकिन उनका नहीं, मुझे तो माउंट एवरेस्ट करना है। मैंने कहा, मुझे लगा, मैंने बोला भी, मैंने कहा माउंट एवरेस्ट तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कोई हलवा हो। मैंने कहा इस तरह से बोल रही हो माउंट एवरेस्ट जाना है जैसे कोई प्लेट में रखा हुआ कोई हलवा है और उसको अपने को खाना है। मैंने कहा इसके लिए बहुत तैयारी करना पड़ेगी। तो बोले मैं करूँगी। मैंने कहा ठीक है, तुम छोटे छोटा अपना तैयारी, पहले फिटनेस शुरू करो, देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं। फिर जैसे पता चला कि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में अलाउड नहीं किया उनको, कहीं भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। जो मुझे समझ में आया कि जो गाइड करने वाले थे वो भी लेटर स्टेजेस में, जब इन्होंने एक दो कर लिए पीक्स, उसके बाद उनको लगा कि हाँ ये वर्थ है, इनको सिखा सकते हैं। तो वो पूरा जब टाइम था जब आपने किसी को जाहिर किया हुआ नहीं है बट अंदर आपके वो आग जल रही है, तो क्या क्या तैयारी करती थी ये घर में अपने काम को संभालते हुए? मैंने इनको कहा था कि पहले फिटनेस करना है और अगर वहाँ जाना है तो जैसा इन्होंने कुछ क्लाइंबर से बात की और लोगों ने कहा कि नहीं, आपके लिए रनिंग जो है वो बेस्ट है, आपके लंग्स भी इम्प्रूव करना है और आपको रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और लोगों ने तो इनको शुरुआत में कहा कि अगर आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकती हैं तो आप माउंट एवरेस्ट पे आप जा सकती हैं। तो वो इनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय तो 5 मिनट भी दौड़ना लगातार इनके लिए मुश्किल काम था। तो वहीं से शुरुआत की इन्होंने कि धीरे धीरे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट दौड़ना। मैंने कहा ठीक है, तुम दौड़ो और जिस दिन अगर 1 घंटे में कर लोगी तो आगे के रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। फिर इन्होंने जो हमें पहला जो ट्रैक जिस कंपनी ने कराया था, मन्नू महाजन जी हैं वहाँ पे मनाली में, उनसे इनकी लगातार बातचीत होती रहती थी कि मुझे और आगे करना है, ये करना है, और कहीं ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। तब उस बीच में उन्होंने ये बोला था कि आपको एक देव टिब्बा पीक है, आपको वो कर लेना चाहिए। अगर आप देव टिब्बा करते हैं तो आपको बहुत सारी ट्रेनिंग आपको माउंटेनियरिंग की वहाँ पे मैं आपकी करवा दूंगा और आप खुद उसको करने में काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफ़िकल्टी होती है। तो फिर इन्होंने देव टिब्बा का सोचते उसी समय कोविड आ गया। अब इस कोविड में भी ये हताश बिल्कुल नहीं हुई। ये जैसा कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, इन्होंने कहा कि फिर उस समय काफ़ी टाइम मिलने लग गया इनको,
कोविड की वजह से बिजनेस बंद हो गया, लोग भले ही परेशान थे लेकिन ये अपनी फिजिकल फिटनेस घर बढ़ाते पे ही जा रहे रह थे। के हाँ, अपने घर के सामने या छत पे हाँ, वॉकिंग, रनिंग और सीढ़ियाँ चढ़ना और प्राणायाम, ये सारा करते इनका हैं। कोविड के। और कोविड जैसे ही फर्स्ट वेव के बाद में थोड़ा सा ओपन हुआ और ये देव टिब्बा के लिए इन्होंने उसके पीछे पढ़ना चालू कर दिया 4 महीने बाद कि मुझे करना है, और उसने इनको देव टिब्बा कराया और वो देव टिब्बा की सफलता से काफ़ी इनका आत्मविश्वास बढ़ा और हमें भी लगा कि शायद इसी तरह से धीरे धीरे ये करते आगे जाएंगे। बढ़ेंगे। एवरेस्ट तो उस समय भी सपना ही लग रहा था। हाँ, पूरे जिस समाज से हम आते हैं, जो परिवार से आते हैं, तो मेरे ख्याल से आपने एक तरह से मैडम को पूरा शील्ड करके रखा कि उन तक शायद बहुत सारी चीज़ें पहुँचती भी नहीं होंगी जो बाकी लोग कहते होंगे। बिल्कुल, लोग ये तो अपना बिंदास बोलती थी कि मेरा तो सपना है माउंट एवरेस्ट का। मैं इनको रोकता था कि भाई ठीक है, बाकी बाहर लोगों को क्यों बताते हो, क्योंकि लोग फिर बाद में कमेंट करते थे, हंसते भी थे कुछ लोग, मुझे भी हाँ, हाँ। बोलते थे कि मैडम तो अब मतलब उस तरीके से कि कमेंट करते थे कि अब वो तो माउंटेनियर बनना चाह रही हैं या ये कर रही हैं। मैं इनको बोलता था कि भाई ठीक है, तुम ओपनली हर जगह मत बताओ लोगों को, अपनी तैयारी करो और अपने आप जब होगा तो सबको पता चल ही जाएगा। बाकी सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें या तो आप हारते हो या जीतते हो, या फिर एंड्योरेंस में आप फिनिश करते हो या नहीं फिनिश करते हो। एवरेस्ट में तो जान का भी खतरा होता है। और मैडम ने बताया कि डेड बॉडीज इधर उधर पड़ी रहती थी, आप कभी उनके साइड से जा रहे हो, कभी ऊपर से भी क्रॉस करके जा रहे हो। तो जो चढ़ रहा है वो एक अलग मोटिव के साथ, एक अलग जुनून के साथ चढ़ता जा रहा है, वो एक एक कदम लेता जा रहा है। जो पीछे है उसके मन में क्या गुजरती, क्योंकि रोज न्यूज़ आ रही है कि आज मौसम खराब है, आज यहीं पे कैंप पे रुकना पड़ गया है, इतना समय डेड जोन में गुजारना पड़ गया। आपका क्या अनुभव था जब मैडम चढ़ रही थी? एवरेस्ट के पहले इन्होंने जितने भी क्लाइम्स किए वो धीरे धीरे करके एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी ये हाँ, चढ़ते गए, उनका और एवरेस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं था। तो छोटे पहाड़ों में तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं टेंशन था, नहीं था। वहाँ हाँ, लाइफ रिस्क नहीं थी जैसे एल्ब्रुस किया या हाँ, किलिमंजारो किया। हाँ, वहाँ ये था कि जैसा आपने एंडोरेंस बताया लगभग उसी टाइप से था, या तो हाँ, फिनिश होगा या नहीं डेड नॉट फिनिश हो फिनिश पाई। होगा। लेकिन जब एवरेस्ट के लिए इन्होंने जब फर्स्ट टाइम गई थी अभी लास्ट ईयर, तो उस समय बेस कैंप तक तो ये 2 बार ट्रैक कर चुकी थी, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था कि ये बेस कैंप तक तो डेली बात हो जाती थी। बेस कैंप के बाद जब खुम्बू सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल रहता है, खुम्बू आइसफॉल जो है वो सबसे कठिन है और वहाँ पे ये ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो वो ट्रेनिंग भी करती थी, लौट के आके शाम को बात हो जाती थी कि आज खुम्बू में गए थे और इतना इतना किया। तो वो पता चलता था कि हाँ ये खुम्बू शायद ये क्रॉस कर लेंगे, और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था। पर ये जब फर्स्ट रोटेशन में पिछले साल खुम्बू पार करके और वापस आ गए, तब फिर हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। अब केवल एक ही चैलेंज था कि अल्टीट्यूड पे बॉडी किस तरह कैसे से रिएक्ट करती करेगी? है, हाँ, और वो सबसे बड़ा था। और जैसे ये कैंप 3 से कैंप 4 पे गए, कैंप 3 तक मुझे डर नहीं लगा, लेकिन कैंप 3 से कैंप 4 पे डेथ जोन जो कहलाता वहाँ गए, उसके बाद तो काफ़ी हालत ख़राब रही। पिछले बार भी 2 दिन तक वो तूफ़ान की भी खबर आई, तब मैं भोपाल में था कि वहाँ वापस से लौट के कैंप 3 आ गए हैं और अब बड़ा मुश्किल है। वहाँ ये रुक भी गए डेथ जोन में। मैं फिर तुरंत फ़्लाइट लेके काठमांडू पहुँच गया, और काठमांडू पहुँच के वहीं वेट करना होता है। काठमांडू इसलिए चला गया था कि अगर कुछ भी अगर एडवर्स होता है तो काठमांडू रेस्क्यू होके काठमांडू ही आना होता है, और वहाँ कंपनी का हेडक्वार्टर भी था, तो वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट और कभी भी खबर मिल सकती थी, इसलिए मैं काठमांडू गया। मुश्किल दिन थे लेकिन निकल गए। और अच्छा, जैसे ये नीचे आई, बात हुई बेस कैंप से फ़ोन पे, तो एकदम फिट थी ये। और उसके बाद के जो वीडियोज़ वगैरह इनके ऊपर के भी देखे, तो उससे भी ये लगा कि नहीं है। इस बार ज़रूर जब ये 4 दिन वहाँ पे रुकना पड़ गया था, तो वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो गया था। और मेरी यहाँ अपने दोस्तों से भी बात होती थी, जसदेव सर से भी बात हुई, तो जैसे 3 दिन हो गए थे और उसके बाद भी वो वहीं रुके हुए थे, तब हम लोग वो यही कह रहे थे कि अब कुछ ना कुछ अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा अब अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ऊपर वाले के हाथ में है। अब ये वहाँ है, अपना मैसेज वहाँ जा नहीं सकता है, तो इसलिए बस प्रेयर करते रहे। काफ़ी कठिन समय था, 48 घंटे, लेकिन अच्छा हुआ। विश्वास भी था, जैसे ये बोल के गई थी कि नहीं, मैं अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं छोड़ के भी आ जाऊंगी, तो ये भरोसा था। बच्चे क्या सोचते हैं? सब लोग ये सोचते हैं कि अब माँ बाप ने जीवन भर मेहनत करी है, काम अच्छे से किया, नौकरी करी, बिजनेस चलाया, अब टाइम है रिलैक्स करने का। तो ऐसे टाइम पे ऐसी ऐसी इम्पॉसिबल ड्रीम्स चेज कर रही हैं, आपको भी अपने लपेटे में ले लिया, रोज नया कुछ कर रही है, तो बच्चे मना नहीं करते? नहीं, बच्चे मना नहीं करते। बच्चे भी
इसी प्रकार से आखिर हमारे ही बच्चे हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं कि मम्मी पापा जो हैं वो ये कर रहे हैं। हाँ। और वो उनकी तरफ से तो कभी ऐसा नहीं रहा। नहीं रहा। हालांकि जब ये ऊपर थी तब फ़ोन पे बात होती थी तो वो भी थोड़े चिंतित तो हाँ, थे होते ही, थे। लेकिन कभी वो लोग भी डरने वाले नहीं हैं, उनको कभी शुरू से ये सिखाया नहीं था, हाँ, हाँ। तो काफ़ी सपोर्ट था उनका भी। बहुत सारे आदमी लोग देख रहे होंगे, जब भी बात आती है कहा जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज़ अ वुमन, बट मैडम का एग्जाम्पल है कि मैडम की सक्सेस के पीछे आपने उनको कंटिन्यूअस सपोर्ट दिया। उनके जो भी एंडेवर्स, जो भी इम्पॉसिबल चीज़ें, सारी दुनिया ने हाथ खड़े कर दिया, बट आपने उनका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो क्या आप बोलना चाहेंगे वो सारे हस्बैंड्स को जिनकी वाइफ सपने देखती हैं मगर वो पूरा ही नहीं कर पाती क्योंकि उनको वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाता? मुझे ऐसा लगता है कि इनके इस सक्सेस में मैंने कोई ख़ास सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जो कुछ भी किया उन्होंने जो सपोर्ट लिया वो खुद अपनी मेहनत से और अपने उससे धीरे धीरे करके जैसे वो आगे बढ़ते रहे तो मेरा विश्वास बढ़ता गया। तो मुझे तो लगता है कि ये पूरी सफलता क्रेडिट उनका स्वयं का है। लोग हालांकि मुझे बहुत क्रेडिट दे रहे हैं इसके लिए कि आपने बहुत इनको किया, सपोर्ट किया, लेकिन वो खुद मतलब अनस्टॉपेबल थी और वो तो उनको करना ही था और वो करके ही रहती। और मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई उनको नहीं, उनकी बट सफलता के पीछे मेरा कोई हाथ है। एज अ वुमेन मैं बोल सकती हूँ कि बिना कुछ कहे भी कई बार जो हमारे आविर्भाव होते हैं, जो हमारा एटीट्यूड रहता है, उससे बहुत सारी महिलाएं जो है वो वहीं रुक जाती हैं, क्योंकि हम सब पीसफुल लाइफ चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली लाइफ किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो, एडवर्सली अफेक्ट हो हमारे पैशन की वजह से। तो ये जो साइलेंट सपोर्ट रहता है कि अपने आविर्भावों से, अपने जो हाव भाव हैं, जो हम जिसे हम कहते हैं ना कि अनस्पोकन वर्ड्स, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब हम लोग की काफ़ी समय से मतलब घर पे भी बातचीत होती है, बच्चे भी हैं, तो सभी का ये कहना है कि यार ज़िंदगी एक ही मिलती है और बिल्कुल सही। आपको उसमें जो कुछ भी करना हो उसको आपको इसी ज़िंदगी में ही करना चाहिए। तो अब जैसे ये इनका इतना बड़ा ड्रीम था और ये उसके पीछे लगातार प्रयास कर रही थी, ऐसा नहीं कि कोई रातों रात कुछ बोला और अगले दिन हमें जाना है। तो ये पिछले 6 साल की मेहनत थी, इसलिए रोकने का तो सवाल था नहीं। और इस बार खास करके पिछले बार ये किसी कारण से नहीं जा पाई थी। इस बार बहुत दिनों से कश्मकश चल रहा था, नवंबर दिसंबर, जैसा इन्होंने बताया कि जनवरी में जाके मैंने कहा, तो अब ये चल रहा था कि जाएं या ना जाएं। कई लोगों ने कहा कि नहीं, आपको सेकंड अटेम्प्ट देना चाहिए। इनकी 1-2 माउंटेनियर से जो सेकंड अटेम्प्ट में सफल हुए हैं उनसे बात हुई इनके साथियों से, तो उन्होंने अभी ये बोला था कि करना चाहिए, लेकिन ये निर्णय नहीं ले पा रही थी। उस समय जनवरी में मुझे लगा कि इनका तो ये सपना था कि माउंट एवरेस्ट जाना है और पैसे भी एक वजह बन रहा था इसमें कि इतना खर्चा कर चुके हैं, दोबारा से फिर उतना ही खर्चा दूसरी बार करना है। तो ये उसको छोड़ के अल्ट्रा रनर का भी इन्होंने ख्वाब देखने लग गई थी। तो इस बीच में फिर मेरे मन में भी ये आया कि नहीं, एक चांस तो और लेना चाहिए, क्योंकि अब मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ गया था कि पिछले बार ये कैंप 4 तक जाके और काफ़ी स्वस्थ थी, मेंटली बहुत फिट थी। जब ये कैंप 4 के इनके बातचीत के वीडियो और वहाँ पे जो लौटते समय इन्होंने बनाया था, और शेरपा ने बताया था कि नहीं, मैडम तो बिल्कुल बोले बहुत फिट थी, अगर वेदर सपोर्ट करता तो ये कर लेती। तो मैंने कहा कि अगर ये कर लेंगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इनको बोला कि एक बार अगर तुम्हारे मन में है और जाना चाहती हो तो इस साल ट्राई कर सकती हो। आज आपने देखा कि कोई भी इम्पॉसिबल ड्रीम जो है वो उसके पीछे बहुत बड़े प्रयास होते हैं, उसके पीछे समाज के अगेंस्ट जाना पड़ता है, अपने जो कंडीशनिंग है उसके अगेंस्ट जाना पड़ता है, और छोटे छोटे कदम होते हैं जो हमें सफलता की चोटी तक लेके जाते हैं। मैडम का जो जीवन है ये इसी बात की मिसाल है। उनके साथ के रात्रे सर का जो अनस्टिंटिंग सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं सर एक्सेप्ट करें या ना करें, बट वो उनकी ईंधन है, वो उनकी ऊर्जा है। तो आज इसके साथ हम बातों को यही विराम देते हैं। आशा करती हूँ कि ये बातचीत जो है वो आप सबके लिए भी प्रेरणा साबित होगी। धन्यवाद।